अगर इस तरीके से आप करंट अफेयर्स करोगे ना, तो मेरी गारंटी है भाई, आप कभी भी करंट अफेयर्स बोल नहीं पाओगे। जैसे मैंने भाई इमेज के साथ और सब कुछ डिटेल में आपको बताया, इसमें अपन करने वाले सारे सारे वो करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्लस एक्सपेक्टेड कि क्या आ सकता है। एक बार ये करंट अफेयर्स कर लिए तो भाई आपका श्योर शॉट है सिलेक्शन होना। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो जीके के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम 5 से 7 तो करंट अफेयर्स ही पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स को मिस नहीं कर सकते आप भाई। और इसके अलावा मैंने इस तरीके स्लाइड्स देखो आप, कितने भयंकर तरीके से मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सारे करंट अफेयर्स मैंने करवा रखे विद इमेज, और इतने बढ़िया तरीके से करवाया ना जिसकी कोई हद नहीं है। और इसी तरीके से मैंने सारी की सारी मैंने पॉलिटी खत्म करवा दी मात्र 3 घंटे के अंदर, मैंने ज्योग्राफी खत्म करवा दी मात्र 4 घंटे के अंदर, और हिस्ट्री खत्म करवाई मात्र 6 घंटे के अंदर। कौन सी हिस्ट्री? वो कंप्लीट हिस्ट्री जो आप 20-20 घंटे 50-50 घंटे के कोर्स में करते हो ना, वो हिस्ट्री मात्र मैंने 6 घंटे कराया, और एक भी पॉइंट मिस नहीं किया। कभी आप सोच रहे हो कि भैया आपने मिस कर दिया होगा, क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं, पढ़ाते कम है और फालतू चीजें ज्यादा करते हैं। और इस वाली वीडियो में ना जो मैंने करवाई मिलेगी कहां पे, प्लेलिस्ट बना रखे चीता सीरीज के नाम पे, वहां जाके देखो। और 2 घंटे के अंदर, मात्र 2 घंटे के अंदर मैंने इकोनॉमिक्स खत्म करा दी, और 1.5 घंटे के अंदर, मात्र 1.5 घंटे में मैंने स्टैटिक करा दी विद इमेजेस, जो आपके दिमाग से निकल नहीं सकती। और 1.5 घंटे के अंदर ही आपको ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। ये कर लो भाई, और 15 से 20 घंटे के अंदर पूरी जीके खत्म हो रही है भाई। और कोई भी नहीं कराएगा। एक बार आप कंटेंट देखो जाके, ऐसा कंटेंट है ना, आप पेड में भी नहीं मिल सकते, आप पैसे देकर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिल सकता आपको, जो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कहां पे? इस चैनल के ऊपर। बस सपोर्ट आपका चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई जो भी आपके डाउट है ना, सबके सब कमेंट में बताओ। क्योंकि मैं हर इंसान का कमेंट देखता हूं, हर बच्चे का कमेंट देखता हूं, जो भी मेरा भाई कमेंट करता है उसका कमेंट देखता हूं। किसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं उसका सॉल्यूशन देता हूं कमेंट के अंदर। तो कमेंट जरूर से करना, वीडियो को लाइक करना, और शेयर करो भाई, क्योंकि मेरे को जब भी मोटिवेशन मिलेगा जब आप शेयर करोगे ना, तभी मैं ऐसी चीजें लाऊंगा ना। क्योंकि ये क्रांति शुरू मैंने कर दी है, ये क्रांति जो मैंने शुरू की है ना, ये देखना अब सब कॉपी करेंगे, सब कॉपी करेंगे। और ये क्रांति आपको यहाँ पे शुरू होती दिख गई है। कैसी क्रांति? इमेजेस के साथ पढ़ाना, तभी आपको जीके अच्छी लगेगी। बिल्कुल डेप्थ में सारी चीजें एकदम पर कच्चे उड़ा देना भाई, ऐसी चीजें और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अच्छी लगी चीजें तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पूरी जीके 20 घंटे में अगर आपको कंप्लीट करनी, 20 घंटे से भी कम समय में यार अगर आपको कंप्लीट करनी है ना, तो चीता सीरीज देखो, इसी चैनल के प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं क्या, करंट अफेयर्स। अभी अपन करने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, और न्यू क्रिमिनल लॉज, यानी कि 3 कानून है जो भाई परिवर्तित हुए हैं और रिप्लेस किए गए उन कानून का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे। और ईडीक्यूटी ने इस बार भर भर के क्वेश्चन पूछे न्यू क्रिमिनल लॉ से। तो करंट अफेयर्स की पहली क्लास में आपको बता दो, देखो एक ही क्लास होने वाली है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करके चलना है। कुछ अगर आपका मन है एक्स्ट्रा करने का, वो मैं आपको बता दूंगा बीच में कि आपको क्या करना है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होते हैं, ये 4 लोगों को मिले थे, और वो ही सिर्फ आपको याद करके चलना है। एक तो गुकेश डीजी को मिले थे, और ये कब मिला था भाई, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मिला था गुकेश डी को कौन से खेल के दौरान मिला था। ये चेस खेलते हैं, तो चेस के लिए इनको मिला था क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। या फिर ऐसे बोल देंगे, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उनमें से पूछेंगे कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनमें से किसको मिला था। बस इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वही क्वेश्चन आपको करके चलना है। फालतू का दिमाग पे हेडेक नहीं रखना है। ऐसे नहीं सोचना है कि यार क्या कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। ये भी और वो भी सोचोगे ना, फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा आपका। ये मैं सीधे आपको बता रहा हूं, वो पढ़ो जहां से एग्जाम निकलता है। और दूसरा मिला है हरमनप्रीत सिंह जी को, ये क्या खेलते हैं, ये हॉकी खेलते हैं। और मनु भाकर जी को मिला, ये शूटिंग करती है, और पेरिस ओलंपिक में इनको मेडल मिले हुए हैं। वो अपन आगे देखेंगे पेरिस ओलंपिक में इनको कितने मेडल मिले और कौन से फील्ड में मिले। शूटिंग करती है तो आपको पता ही चल गया। वो परवीन कुमार जी को मिले, ये पैरा एथलीट है, तो पैरा एथलीट में परवीन कुमार जी को मिले। अर्जुन अवार्ड के बारे में भी आपको याद होना चाहिए कि 2 बंदों को सिर्फ आपको अर्जुन अवार्ड याद रखना है। एक तो सुरचा सिंह जो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, एक मुरलीकांत राजाराम पटकर। तो मुरलीकांत राजाराम पटकर कौन है, तो 1972 में पैरा ओलंपिक्स हुए थे, उसके अंदर इनको गोल्ड मिला था। और ये पैरा स्विमर है, ये स्विमिंग करते हैं। यहां से आपको दिख रही होगी इनकी फोटो, और यहाँ पे सुरचा सिंह जी की फोटो है, ये भी आप देख लो, एथलेटिक है, ठीक है, एथलीट है, एथलेटिक्स में इनको मिला था ये अर्जुन अवार्ड। अब द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड किस चीज में मिला है, तो श्री एस मुरलीधरन जी को मिला है बैडमिंटन में, ये बैडमिंटन के कोच है। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। और श्री अरमांदो एंग्लो कोल का ये मिला था इनको फुटबॉल के अंदर। किसको मिला था, श्री अरमांदो एग्नेलो कोलाको। तो ये फुटबॉल के कोच हैं। तो ये दोनों कोच हैं, तो कोचेज को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इन दोनों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला बैडमिंटन में और फुटबॉल में। बस इतना याद रखना है। ये नाम याद ना हो तो नॉर्मल आपको याद रखना है कि भाई फुटबॉल वाले को मिला था, एक बैडमिंटन वाले को मिला था, ठीक है। बाकी आप करके चल सकते हो। 3 क्रिमिनल लॉज थे, यानी कि भारत में 3 नए
आपराधिक कानून लागू किए गए जिन्होंने पुराने ब्रिटिश काल के कानून को बदला है। तो किस किस को कौन कौन से कानून ने बदला है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए और लगभग हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए। तो आईपीसी था 1860 का, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, इसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये आपको याद हो जाएगा। और दूसरा सीआरपीसी 1973 का कानून था, सीआरपीसी, इसको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। तो यहां से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, इन तीनों को करना है याद कि कौन सा बदला गया है और कैसे बदला गया। तो भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड जिसने भाई आईपीसी को बदला 1860 वाले को, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन से क्वेश्चन? 4 तो यहाँ पे मैंने बता दिए, बने हुए क्वेश्चन है जो पूछे एडुकेटी ने। ये मत सोचना कि मैं आपको फालतू करवा रही हूँ, ये बने हुए क्वेश्चन है, पहले ये पूछे थे। जैसे शुरू शुरू में एग्जाम हुए थे ना आपके सीजीएल वगैरह का होता है, जैसे स्टेनो का एग्जाम हुआ था, फेज का एग्जाम, तो फेज वेज वाला एग्जाम में सिर्फ 1 लाइनर ये पूछ रहे। लेकिन जैसे आगे आगे एग्जाम बढ़ने लगे ना, कौन कौन से, जैसे भाई सीएचएसएल का हुआ, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस, उनमें इन्होंने और डेप्थ में पूछना शुरू कर दिया। तो ये डेप्थ में आपको करके चलना है, 4 ये है और 4 ये, 8 आराम से आप करके चलना भारतीय न्याय संहिता से, आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। अगर भाई मैं इनको छोड़ दूं, अगर इनको छोड़ोगे ना तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सेडिशन रिमूव किया गया, सेडिशन का मतलब राजद्रोह, राजद्रोह को हटा दिया गया। और राजद्रोह की जगह क्या ला दिया गया? तो राजद्रोह की जगह ला दिया गया सेसेशन और आर्म रेबेलियन। अगर आर्म रेबेलियन होता है किसी देश के अंदर आंतरिक, तो वो भाई इसके अंदर कंसीडर किया गया है, किसके अंदर? भारतीय न्याय संहिता के अंदर। और इसमें सजा कितनी है? 7 साल का आजीवन कारावास है, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक भाई इसमें सजा दी गई, लाइफ इंप्रिजनमेंट, 7 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक इनकी सजा दी गई। तो पूछता कैसे इसमें क्वेश्चन? क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि भाई कौन सी चीज हटा दी गई, 4 ऑप्शन दे देगा कि भारतीय न्याय संहिता में कौन सी चीज हटाई है, तो ये सेडिशन रिमूव कर दिया, मतलब राजद्रोह हटा दिया है। और एक टाइप से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई सेसेशन और आर्म रेबेलियन, ये 2 चीज लगाई गई है, इसके अंदर सजा कितनी शामिल की गई? तो 7 साल की सजा और या फिर आजीवन कारावास, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। और ये टेररिज्म को डिफाइन किया गया, पहली बार टेररिज्म की परिभाषा दी गई है। तो टेररिज्म होता क्या? देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला, या मृत्यु होने पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दे सकते हैं, कम से कम 5 लाख का जुर्माना भी मिल सकता है भाई। तो होता क्या? देश की एकता और अखंडता के ऊपर जो भी खतरा होगा उसको भाई टेररिज्म डिफाइन किया गया है, उसको टेररिज्म की परिभाषा मानी गई है, ठीक है। और इसमें सजा कितनी है ये सारी बात मैंने बता दी, 5 लाख तक का जुर्माना भी इसमें दिया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब संगठित का अपराध होता है, जैसे कि अपहरण कर लिया किसी का, जबरन वसूली करना किसी से, और कुछ भी हो सकता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया, एक टाइप से जमीन पर कब्जा कर लेना होगा, साइबर अपराध इसके अंदर, या फिर मृत्यु होने पर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, किसी को मार दिया जाए ना तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, इसके अंदर आजीवन कारावास है, ठीक है। और अगर किसी की मृत्यु कर दी मिलकर सबने, तो उसके अंदर मृत्यु दंड यानी कि भाई फांसी वगैरह तक की सजा मिल सकती है। एक इसमें चीज नहीं आई है, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब कि छोटे संगठित कार्य जैसे जेब कतरी, छीना झपटी, इसके अंदर क्या है 1 से 7 साल तक का भाई सजा का प्रावधान इसके अंदर लाया गया है। तो ये 4 चीज आपको याद होगी, सेडिशन, राजद्रोह हटा दिया, आतंकवाद लाया गया, और आतंकवाद की परिभाषा लाई गई है, संगठित अपराध जैसे जेब कतरना, वसूली, ये सब हो गया, और छोटे मोटे संगठित कार्य हो गए, जेब कतरी वगैरह, इनके ऊपर 1 से लेकर 7 साल तक की सजा। सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये पूछेगा भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे संगठित कार्य होते हैं, जो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं, उनके अंदर कितनी सजा का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए आपको 1 से 7 साल दे देगा, ऑप्शन बी आपको 10 साल दे सकता है, ऑप्शन बी आजीवन कारावास दे सकता है, ऑप्शन सी आपको मृत्युदंड ऐसे दे सकता है, ऑप्शन डी वगैरह कुछ भी दे सकता है। तो आपको लगा के चलना है 1 से लेकर 7 साल तक का कारावास है। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर से बता रहा हूं बन रहे हैं, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं लेकर आया, ये वो क्वेश्चन है जो बन रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर, और आने की संभावना बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा से भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही चीज मिलेगी, इसलिए भाई हम आपको ये चीता सीरीज करवा रहे हैं। इस चीता सीरीज के अंदर आपको वो सारी चीज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। मतलब चीता क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट एनिमल है ना, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। तो इस चीता सीरीज का मतलब ये सबसे तेज तरीके से जीके कंप्लीट करवाना, मतलब 18 घंटे के अंदर, मात्र 18 घंटे के अंदर आपको जीके कंप्लीट करवा दी। प्लेलिस्ट बना रखे, जाके देख लो। 3 घंटे पॉलिटी खत्म करा दी, 6 घंटे पूरी हिस्ट्री खत्म करवा दी, 4 घंटे पूरी ज्योग्राफी खत्म करवा दी, 2 घंटे पूरी इकोनॉमिक्स खत्म करा दी।
दी, 1 घंटे में स्टैटिक जीके खत्म करवा दी और ये 2 घंटे के आसपास वीडियो जाएगी मेरे को पता है, तो इसके अंदर पोल ये करंट अफेयर्स खत्म करवा दी। तो आप देख लो कितनी हो गई है, 17 घंटे के आसपास। प्लस इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको 10 घंटे के आसपास जो मैंने ईडीक्यूटी वाले क्वेश्चन करवा रखे हैं वो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, 15 प्लस आराम से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आपके नंबर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 30-35 नंबर तो आराम से आपके आ जाएंगे भाई। मेरे ऊपर विश्वास रखो, करके देखो और उसके बाद भाई कमेंट करके आप बताना। आगे बात करते हैं मर्डर बाय ग्रुप, यानी कि समूह द्वारा हत्या कर दी जाती है ना, जैसे जैसे कि जाति नस्ल के आधार पर हत्या कर दी गई, उसके अंदर क्या है, या 5 से अधिक लोग मिलकर, जैसे 5 6 10 15 20 50 100 लोग मिलकर मार देते हैं किसी को, तो वो सोचते हैं हमारा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हम में से किसी का नाम ही नहीं जाएगा। तो भाई उसके अंदर भी इस बार सजा दी गई है, सजा दी गई है 7 साल की या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, ये तीनों ही सजा दी गई है। ज्यादातर 7 साल की है, देख लो इसमें 7 साल आजीवन कारावास, ये सारी चीज। गैंग रेप माइनर के साथ यानी कि नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के ऊपर भी प्रावधान है। 18 से वर्ष से कम उम्र के पीड़िता पर मृत्यु दंड मिलेगा, सीधा सीधा फांसी मिलने की इसमें प्रावधान है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीट यानी कि धोखे से किसी के साथ यौन संबंध बनाना, उसके लिए 10 साल तक की सजा है या फिर आजीवन कारावास है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर धोखेधड़ी किसी के साथ यौन संबंध बना लिया तो कितनी सजा दी गई। मैक्सिमम इसमें सजा के बारे में ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सजा के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सजा इनकी याद कर लेना, किस किस की सजा कितनी कितनी है, यही क्वेश्चन आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो जल्दी याद कर लेना अच्छे तरीके। इंपोर्टिंग बॉयज यानी कि लड़कों की तस्करी भी तो होती है लड़कों वगैरह की, तो क्यों होती है लड़कों की तस्करी, जैसे कहीं पे काम वगैरह करवाना हो, इसके लिए भाई लड़कों की तस्करी होती है। तो इसकी तस्करी के लिए 18 वर्ष से कम लड़कों की तस्करी से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, किसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर पूरे की पूरी तरीके से विस्तारित किया गया है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंदर क्या दिया गया है। तो देखो जो अधिकतम सजा है ना, जो किसी भी पहली बार कोई क्राइम करता है तो उसकी अधिकतम सजा 1 से 3 साल तक की है। पहली बार अपराध करने पर 1 से 3 समय के बाद जमानत भी मिल सकती है, नॉर्मल 1 से 3 साल के बाद। ऐसा बड़ा क्राइम नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा क्राइम होगा तो 1 से 3 साल बाद आपको जमानत भी मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, मतलब सभी न्यायिक कार्रवाई ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकती है। इसके अंदर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की गई है। किस चीज में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की गई, 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य कर दी गई है। ये होती है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब मान लो किसी के फिंगरप्रिंट हो गए, ये हो गए, साइन वगैरह हो गए, फिंगरप्रिंट हो गए, ये सब फोरेंसिक में आते हैं। कुछ भी चीज बाल मिल गया, मान लो क्राइम किसी का मर्डर कर दिया, वहां पे आपका बाल मिल गया तो बाल से पता चलेगा हाँ भाई किस बंदे ने मर्डर किया, तो वो सब चीजें फोरेंसिक में आते हैं। मूवी वगैरह दिखाते हैं ना फोरेंसिक टीम वगैरह, बस वो ये सिग्नेचर और फिंगर इंप्रेशन, इसके अंदर भी प्रावधान ये डाला गया है। तो गिरफ्तार न किए गए व्यक्ति से भी लिए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो गिरफ्तार है उसी से फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर ले लेंगे, नहीं। इसके अलावा भाई जो गिरफ्तार नहीं है उसके भी ये ले सकते हैं फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर। ठीक है, किसके अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये लागू किया है। और इसमें वॉइस सैंपल भी शामिल है, आवाज भी रिकॉर्ड की जा सकती है और समय सीमा भी इसमें कर दी गई। अगर बलात्कार होता है किसी का तो उसके भाई 7 दिन के अंदर तो मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। पहले ऐसे होता है ना, 1-2 महीने रिपोर्ट नहीं आती थी, तो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। और बहस के 30 से 60 दिन में ही फैसला हो जाना चाहिए। जैसी बहस शुरू होती है कोर्ट के अंदर तो उसमें 30 से 60 दिन के अंदर ही फैसला हो जाना चाहिए। ये मेनली दिया गया है रेप के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, तो ये आपको याद करके चलना है। याद क्या, आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें, एक बार सुन लेना, बस अपने आप हो जाएगा। अगर कोई है नहीं भाई, जो अपराधी है वो है नहीं, तो अनुपस्थिति के में मुकदमा क्या होगा, देखिए फरार हो जाते हैं ना, कोई मार पीट के चला गया कि भाई वो तो फरार ही काट रहा है, तो फरार घोषित होने पर अपराधियों के खिलाफ ट्रायल जारी रह सकता है कोर्ट के अंदर भाई, इसके लिए बहस वगैरह चल सकती है। और अंडर ट्रायल हिरासत भी हो सकती है, यानी कि आजीवन कारावास वाले अपराध या कई मामलों में लागू नहीं है ये अंडर ट्रायल हिरासत वाला। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से आपके 3 ये और 3 ये और एक ये 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये किसको चेंज किया है, ये प्लस में 1 ही हो जाएगा, तो टोटल 8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, भारतीय
साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर आया था। इसमें क्या क्या चीज हुई थी, इसके अंदर देखो क्या क्या लगा है। इसमें एविडेंस एक्ट को क्या है, पहली बार चेंज कर दिया एविडेंस एक्ट को, 1872 वाले एविडेंस एक्ट को इसने चेंज किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी लगाए गए हैं, जैसे कागजी दस्तावेजों के समान कानूनी मान्यता मिलेगी किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। जैसे ईमेल्स हो गया, आपने किसी को ईमेल वगैरह भेज दी, वो भी कंसीडर किए जाएंगे। सर्वर लॉगिन्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, लोकेशन डाटा, ये सब कुछ शामिल किया गया है इसके अंदर। और मौखिक साक्ष्य भी है इसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई जानकारी भी शामिल है। किसी ने आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी, किसी ने आपकी आवाज रिकॉर्ड करके दे दी, वो भी माना जाएगा। वो भी एक तरीके का क्या माना जाएगा, यहाँ पे सबूत माना जाएगा। कोर्ट उसको सबूत मानेगी, ऐसी बात पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब भाई ये सब चीजें सबूत में शामिल हो गई है। एक द्वितीय साक्ष्य आ गया, क्या, मौखिक, लिखित और स्वीकारित और दस्तावेज विशेषज्ञ में गवाही शामिल है, कि इनमें आप गवाही किसी भी चीज तरीके से दे सकते हो, या तो बोल के दे सकते हो, लिख के दे सकते हो, ठीक है, ये किसी भी तरीके से आप गवाही दे सकते हो। और विशेषाधिकार प्राप्त संचार भी है, यानी कि अदालत में राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच संचार प्रस्तुत करने के लिए बातें नहीं कर सकते हैं। संयुक्त मुकदमा हो सकता है, जॉइंट ट्रायल्स भी इसमें चलाए जाए। जैसे एक आरोपी हो गया फरार और बाकी और आरोपी पकड़े गए, तो बाकी आरोपियों के साथ साथ जो फरार है ना, उसका भी मुकदमा चलेगा, चाहे वो फरारी कितने दिन की काट रहा हो, ठीक है। तो ये सब चीजें, और यहाँ पे वन लाइनर लगा दिया, आप इसको याद कर लेना। ये इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है आपके पेपर में, कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज। क्यों, आपका पेपर डिफेंस टाइप का है भाई, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, इनमें तो आप जाओगे, तो मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे भर भर के पूछ सकता है। और जितने भी डिफेंस वाले एग्जाम होते हैं ना, उनमें तो भाई ये मिलिट्री एक्सरसाइज भर भर के आती है। तो ये अभी दिल्ली पुलिस वाले में तो इतनी पूछी नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में पूछी ना जाए, लेकिन आपके एग्जाम में भाई पूछने के चांसेस के ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो भारत अमेरिका के साथ कोई भी युद्ध अभ्यास करता है ना, युद्ध अभ्यास करता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, युद्ध अभ्यास वगैरह होता है, तो अमेरिका के साथ भारत करता है युद्ध अभ्यास। एक युद्ध, उस इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ये कर भी युद्ध अभ्यास रहा है और इसका नाम भी युद्ध अभ्यास है। तो ये युद्ध अभ्यास करता है, और करता कौन है, आर्मी, इंडियन आर्मी और यूएसए की आर्मी मिलकर युद्ध अभ्यास करती है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है। और वज्र प्रहार नाम की भी एक एक्सरसाइज करती है। एक तो युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज करती है अमेरिका के साथ, एक वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज करती है, दो ही एक्सरसाइज करती है। और इसी भाई स्पेशल फोर्सेज होते हैं ना, वो करती है ज्यादातर। तो स्पेशल फोर्सेज करती है वज्र प्रहार, यूएसए की स्पेशल फोर्सेज और इंडिया की स्पेशल फोर्सेज। एक क्वाड की एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड है, उसके अंदर एक्सरसाइज करती है, उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और ये नेवल एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, क्वाड की होती है, क्वाड कंट्रीज होती है, मालाबार याद कर लेना, क्वाड कंट्रीज मालाबार करती है। फ्रांस के साथ तीन एक्सरसाइज होती है, एक तो गरुड़ नाम की होती है, ये गरुड़ किसकी होती है, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स के साथ गरुड़ होती है। एक नेवल की एक्सरसाइज होती है, उसको बोलते हैं वरुण, वरुण, ठीक है, इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी। एक होती है शक्ति एक्सरसाइज, और जो शक्ति होती है ना, ये आर्मी के बीच होती है, फ्रांस की आर्मी और इंडिया की आर्मी। ये सारी चीजें मैंने लगा रखी है, यहाँ पे फंसा देती है एग्जाम में, क्या, जो आपकी कंपनी है ना क्वेश्चन पेपर बनाने वाली, वो आपको फंसा देती है इस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद करके चलनी है। और कुछ कुछ और है जो मैं आपको बता देता हूँ। रूस के साथ कौन सी होती है, इंदिरा नाम की होती है रूस के साथ। और नेपाल के अंदर सूर्य किरण आर्मी की एक्सरसाइज है ये। और रूस के साथ जो इंदिरा है, ये किस नाम की, ये सारी की सारी सर्विसेज करती है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी, ये सब मिलके करते हैं, ठीक है। क्या नाम है, इंदिरा। और नेपाल वाले के साथ क्या नाम है, सूर्य किरण। श्रीलंका के साथ दो होती है, एक तो मित्र शक्ति होती है, जिसके अंदर मित्र शक्ति में आर्मी ही करती है, और एक सिलनेक्स होती है। सिलनेक्स दे एस एल से मिल गया श्रीलंका, आई एन से बन गया इंडिया, और ई एक्स से बन गई एक्सरसाइज। तो सिलनेक्स नाम की एक्सरसाइज होती है, ऐसे आप याद कर सकते हो, और इसकी फुल फॉर्म भी ऐसे। तो ये नेवी की एक्सरसाइज होती है, इंडियन नेवी और श्रीलंका की नेवी। सिंगापुर के साथ होती है सिम्बेक्स, एस आई से सिंगापुर, और एम बी एक्स से बन गया आपका एक्सरसाइज, ठीक है, ई एक्स से बन गया इसका एस एम बी और ई एक्स। ये एस आई से आप याद कर सकते हो सिंगापुर, ठीक है। तो सिम्बेक्स है, ये नेवी की एक्सरसाइज है। और यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन बोल सकते हो, इसके साथ कोनकन नाम की एक्सरसाइज होता है, ये नेवी की एक्सरसाइज है। कोनकन किसके, नेवी की एक्सरसाइज। जापान के साथ होती है दो एक्सरसाइज, जिसके अंदर आर्मी आर्मी करती है, धर्म गार्जियन नाम की एक्सरसाइज, और जिम बैक्स नाम की एक्सरसाइज होती है, वो नेवी के साथ होती है, ठीक है। जैसे बन गया आपका जापान, आई से बन गया इंडिया, और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एम ई एक्स ये। और सिम्बेक्स का भी एस से
सिंगापुर, आई से इंडिया। वैसे आप एस आई से सिंगापुर को याद रखोगे ना तो ज्यादा याद रहता है। एस से सिंगापुर होता है, आई से हो जाता है इंडिया, और ये मल्टी बाइलेटरल एक्सरसाइज, एम बी एक्स मल्टी, एम से बी से बाइलेटरल, और ई से एक्सरसाइज, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद करके चल सकते हो। अब आगे देख लेते हैं और कौन सी एक्सरसाइज है। ये मेन ही निकाल के लाया हो। आप सोचोगे यार भैया मेन करवा दो, तो मेन ही है यार, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। बांग्लादेश के साथ होती है संप्रीति, ये आर्मी की एक्सरसाइज होती है। थाईलैंड के साथ होता है मैत्री, थाईलैंड के साथ मैत्री होती है, और ये आर्मी एक्सरसाइज है। मंगोलिया के साथ होती है नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया, नो एन ओ एम ओ, ऐसे याद कर सकते हो, एन ओ एम ओ, नोमैडिक एलिफेंट, और ये आर्मी की एक्सरसाइज है। किर्गिस्तान के साथ होती है खंजर, ये स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज है, के से किर्गिस्तान और के से खंजर, ऐसे याद कर सकते हो। चाइना के साथ क्या होती है, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। मालदीव के साथ कौन सी होते हैं, इक्विवेरिन होती है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। और इसके अलावा एक्सरसाइज में कुछ याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना, बस ये 3 स्लाइड मैंने बता दी एक्सरसाइज से रिलेटेड, बस ये 3 ही आप आराम से करके चल, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। एक अब कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस। स्पेस मिशंस क्या भर भर के करवा दोगे, नहीं भाई, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वही करवाऊंगा, जिसके ऊपर एग्जामिनर की नजर है वही करवाऊंगा। अब कुछ भाई बोल रहे हैं भाई ईडीक्यूटी पेपर नहीं करवाएगी, कमेंट्स आ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग कल वीडियो आएगी। कुछ भाई बोल रहे हैं भाई मैथ का कुछ करवा दो, मैथ आपने बोला था करवाने के लिए, इसके रिगार्डिंग कल वीडियो आएगी। तो कल वीडियो आएगी, एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, उसके अंदर अपन सारी बातें करेंगे, कौन सी आपके भाई पेपर करवा सकती है, कब आपका एग्जाम हो सकता है, सारी चीजें कल अपन डिस्कस करेंगे। शाम को 7:30 बजे रेडी रहना, ठीक है, रेडी रहना शाम को 7:30 बजे, कि अपन मैथ भी कैसे करेंगे, आपकी एडुकेटी पेपर करवाएगी नहीं करवाएगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 7:30 बजे कल रेडी रहना आप इसी चैनल पर। एक स्पेस डेक्स करके मिशन लॉन्च किया गया है, ये किसने किया था, इसरो ने किया था। और क्यों किया था, स्पेस डॉकिंग के लिए किया था। मतलब क्या चीज होती है, एक यहां से सैटेलाइट जाएगी और एक यहां से सैटेलाइट जाएगी, ये दोनों सैटेलाइट मिलेंगी ऊपर आसमान में, और बिना आदमी के, इसमें कोई आदमी भी नहीं बैठा कि भाई मिला देंगे, बिना आदमी का, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये इसरो ने कर दिया है। और कब किया, देखो लॉन्च तो मिसाइल हुई थी 30 तारीख को, ठीक है, और किससे लॉन्च की गई थी, PSLV C-60 लॉन्च की थी। डॉकिंग, ये जुड़ गए थे आपस में कब, 16 जनवरी 2025 को, और जुड़ने के बाद इनको हटाया भी गया है। चेक तो करेगी, हट भी नहीं रहा है, नहीं हट रहा, तो ये 23 मार्च को हटाया। और भारत चौथे नंबर के ऐसा देश बन गया जिसने ये स्पेस डॉकिंग की है, स्पेस डॉकिंग। और इसी से आपका ये मिशन बन जाता है, स्पेस से SPA ले लिया और डॉकिंग वाले से DEX ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्पेस डेक्स, स्पेस डॉकिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आदित्य L1 मिशन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है, तो यहां से भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन गया है, पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन गया है। और ये कब लॉन्च किया था, 2023 में किया था। लेकिन एग्जामिनर इससे अब भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पहुंचेगा कहां पे, L1 पॉइंट के पास पहुंचेगा। और ये कब पहुंचेगा, ये 6 जनवरी 2024 को पहुंच चुका है भाई, ठीक है, ये 2024 को पहुंच चुका है L1 पॉइंट पे। करेगा क्या भाई, इसमें 7 पेलोड है, VLC शूट है, देखेगा इसकी सोलर फ्लेयर्स को, बस इसकी स्टडी के लिए ये गया है। एक्जियम 4 मिशन है, ये किससे रिलेटेड है, तो भाई प्राइवेट क्रू मिशन था। इसके अंदर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वहां पे लोगों को भेजा गया था। कौन भेजा था, प्राइवेट मिशन था एक टाइप से, कोई सरकारी कंपनी नहीं भेजी थी, तो प्राइवेट कंपनी के थ्रू गए थे। और अपने भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला जी गए थे, जो इसरो के, तो भाई ये इसरो की तरफ से गए थे, अपने देश की तरफ से, इसरो की तरफ से शुभांशु शुक्ला जी गए थे। और ये पहली बार इन्होंने उड़ान भरी थी, 25 जून 2025 को गए थे। न्यूज में बहुत ज्यादा रहे, आपको पता भी होगा, ठीक है। स्पेस मिशन से इतने 3 क्वेश्चन आपको उस स्लाइड में करने, 3 इस स्लाइड में करने, और यहाँ पे 3-4 इसमें करवा दूं, बस उसके बाद खत्म। बस ये इतने ही करने, इतने में हो जाएगा, बस इतने में हो जाएगा। एक निसार नाम का है, जो नासा ने और इसरो ने दोनों ने मिलकर भेजा था। और ये कब भेजा था, 30 जुलाई को भेजा था। आपसे पूछ लेगा कि भाई नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन क्या है, तो आपको बताना निसार है, ठीक है। निसार आपको बताना, एन से नासा और आई से बन गया इंडिया, ऐसे आप याद करके चलना। और ये पहला सैटेलाइट मिशन था जो डुअल फ्रीक्वेंसी से था, डुअल फ्रीक्वेंसी थी इसमें, L बैंड और S बैंड, 2 टाइप की होती है फ्रीक्वेंसी। आपको डेप्थ में समझा भी सकता हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप ऐसे याद कर रहे हैं, L बैंड और S बैंड 2 टाइप की थी। और ये निसार किस किसने भेजा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कैसे, कि निसार मिशन है ना, वो किस किसने भेजा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नासा ने भेजा है एक तो, और एक आपका भेजा है इसरो ने। तो ये 2 जनों ने मिलकर भेजा है, बस इतना आप याद कर लेना।
और ये कब भेजा था, ये डेट याद कर लेना। एल बैंड और एस बैंड ये नॉर्मली गगनयान भेजा गया था, और ये पहला भेजा जाएगा, ठीक है, अभी भेजा नहीं गया, ये भेजा जाएगा गगनयान। और ये है क्या गगनयान? तो भाई इसरो अपना प्लान कर रहा है कि अपने अंतरिक्ष में पहली बार आदमियों को लेके जाए। तो पहली बार आदमियों को ले जाने का प्लान कर रहा है इसरो 2027 के अंदर, ठीक है। और इसकी टेस्टिंग फ्लाइट की गई थी 24 अगस्त 2025 को गगनयान की। गगनयान यानी कि आसमान के अंदर आदमी जाएगा। चंद्रयान 4 जाने वाला है 2028 के अंदर, और ये क्या करेगा, तो ये सैंपल लेके आएगा, ठीक है। इसरो भेजेगा चंद्रयान 4 को, और ये चांद पे जाएगा और वहां से सैंपल लेके आएगा, ठीक है। चांद पे जाके कुछ मिट्टी विट्टी उठा के ले आएगा वहां से। अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की प्लानिंग में, और इसकी प्लानिंग में तभी तो यहाँ पे स्पेस डेकिंग चल रही है कि भाई छोटी छोटी ये सैटेलाइट्स भेजेंगे और ऊपर जाके इतना बड़ा बना देंगे ये स्पेस स्टेशन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की प्लानिंग में इसरो चल रहा है, और ये 2035 तक बना लेगा, इसलिए स्पेस डॉकिंग वगैरह ये सब अभी के लिए ट्रायल चल रहे हैं। और चंद्रयान 5 है ना, ये जाएगा इसरो और जाक्सा के मिशन के साथ। जाक्सा जाक्सा कहाँ की, जापान की, जैसे इंडिया की इसरो है ना, वैसे ही जापान की जाक्सा है। तो ये दोनों मिलके जॉइंट मिशन भेज रहे हैं, जिसका नाम है लूपैक्स, जिसका नाम लूपैक्स है, या फिर चंद्रयान 5 भी है। ये चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला है। और जाक्सा क्या प्रोवाइड करे, 350 किलोग्राम का रोवर प्रोवाइड कर, ये एक रोवर प्रोवाइड कर रहा है 350 किलोग्राम का। प्रोबो 3 प्रोबा 3 मिशन है जो ईएसए ने भेजा है। ये क्या है, यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी है, यूरोप की है, उसने भेजा है, और इसरो ने दोनों मिलके इसने प्रोबा 3 भेजा है। कब भेजा था, 5 दिसंबर 2024 को भेजा था, और ये पीएसएलवी C59 से भेजा हुआ है। ये क्या करेगा, तो ये आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बना रहा है, उसकी जो आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स उसकी स्टडी के लिए भेजा गया, उसके अध्ययन के लिए भेजा गया। CMS-03 ये भेजा गया था। ये कब भेजा गया था, 2 नवंबर 2025 को। और क्यों भेजा गया, किसके साथ भेजा गया, तो ये हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है 4400 किलो का, तो इसको भेजा गया था। मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या मतलब, इसको भेजा है ना, तो ये अपने बातचीत करने में इन सब चीजों में हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक तरीके, बस इतना आपको याद करके चलना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करके नहीं चलना है। अब ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए ना, उससे क्वेश्चन कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए ना, ये अपॉइंटमेंट से ही पूछे गए हैं भाई, कि किसको किस पद के लिए नियुक्त किया गया है, ये सारी चीजें पूछी गई है। कि ये संवैध अभी अपन कर लेते हैं जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल वाले, यानी कि संवैधानिक और न्यायिक पद के जो अपॉइंटमेंट हुए ना, वो कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने डिवाइड किया इन टॉपिक्स को इसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको भाई ज्यादा याद करने में दिक्कत ना हो बाद में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल में आपको, संवैधानिक और न्याय पद में आपको बस ये 4 याद करने। कौन से, एक तो जो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन बने, सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है, ये तो आपको नॉर्मली पता भी होगा। और 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने, ज्ञानेश कुमार जी बने हैं, कौन, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये आपको याद करना। और कौन से बने, 26वें, सीधा आपसे ये पूछेगा कि 26वें कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तो आपको बता के चलना ज्ञानेश कुमार जी। और 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी बने हैं। तो इनसे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करवा दिए। और चौथा है अटॉर्नी जनरल से, कि 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं इंडिया के, तो आपको बनाना है आर वेंकट रमन। देखो पहले भी यही थे पहले भी यही, लेकिन इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको बता के चलना है कि आर वेंकट रमन जी को दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है। वैसे 4 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए आपके सीधे सीधे। अब अगली स्लाइड में क्या करने वाला है, अगली स्लाइड में 4 और कर लो। जैसे कि कैग के बारे में पूछ लिया कि कैग कौन है, और ये अटॉर्नी जनरल और कैग हो गए ना, इनसे तो भाई क्वेश्चन 100% आएगा। और पॉलिटी के अंदर भी इनसे क्वेश्चन भर भर के आता है। कौन सा आर्टिकल मतलब कौन सा अनुच्छेद इनसे रिलेटेड है, या फिर कौन अपॉइंट इनको करता है, इनका इंपीचमेंट कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में आएंगे। तो 3 घंटे में, मात्र 3 घंटे में पूरी पॉलिटी मैंने खत्म करा रखी है। चीता सीरीज की प्लेलिस्ट जाके देखो आप, चीता सीरीज की प्लेलिस्ट, आपको उससे बाहर करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जो लोग 20-20, 25-25 घंटे में, कुछ कुछ तो 50-50 घंटे में जो पॉलिटी आपको करवाते हैं ना, वो पॉलिटी मैंने 3 घंटे में करवा दी। भाई आपने इतनी जल्दी कैसे करवा दी, भाई करवाने के तरीके होता है, एक टाइम पास करने का तरीका होता है, एक पढ़ाने का तरीका होता है। तो टाइम पास नहीं करवाया, पढ़ाया है, जो काम की बात होती है वो ही आपको करवाई है, ठीक है। तो आप जाके करना। तो कैग ऑफ इंडिया कौन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो के संजय मूर्ति जी है, आपको याद करके चलना है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अजय कुमार जी है।
और 23वें लो कमीशन कौन है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है लो कमीशन के 23वें? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ये रिटायर्ड जस्टिस है। चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा एस्टिमेट्स कमेटी, लोकसभा प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है, संजय जायसवाल जी है। बस कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल से यानी कि संवैधानिक और न्यायिक पद से आपको इतने ही करके चलने थे। अब मैं आपको बताता हूं केंद्रीय स्वायत्त संस्थाएं, कुछ केंद्रीय स्वायत्त संस्थाएं यानी कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज है, उनके भी कुछ भाई हुए हैं अपॉइंटमेंट, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष, चेयरमैन बने इसरो के कौन, डॉक्टर वी नारायण जी। और चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी के अध्यक्ष बने, और सेबी कब बनी थी कब नहीं बनी थी, क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी, ये इकोनॉमिक्स वाली वीडियो मैंने कंप्लीट करा दी, मात्र 2 घंटे में इकोनॉमिक्स की वीडियो कर लो, क्योंकि 1991 वाला जो हुआ था ना एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए थे ना 1991 से लेकर 2000 के बीच में, इनसे भी भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो सब कुछ मैंने आपको इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में डेप्थ में पूरे कंसेप्ट के साथ करवाया, जाके देख लो, फिर से बोलो चीता सीरीज वाली में आपको मिल जाएगा। चेयरमैन ऑफ आरआईडीए, आरआईडीए के अध्यक्ष कौन है, अजय सेठ जी है। और 37वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं बीसीसीआई के, मिथुन मनहास जी बने हैं। और इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो बीसीसीआई में डबल सी है और इनके नाम में डबल एम है, ठीक है, एम एम मिथुन मनास, बस ऐसे नॉर्मली तरीके से बना कर सकते हो। और चेयरमैन ऑफ ईएसीपीएम कौन बने, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने, प्रोफेसर एस महेंद्र देव जी बने। और ये क्वेश्चन मैं खुद की तरफ से नहीं लेके आया, ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये आए हुए हैं आपके एग्जाम में जो ईडीक्यूटी करवा रही है, मतलब इनके ऊपर ईडीक्यूटी की ज्यादा नजर है, और जिनके ऊपर ज्यादा नजर है ना वो ही आपको करनी चाहिए। अब मैक्सिमम को ये नहीं पता होगा आरआईडीए के चेयरमैन कौन है, मैक्सिमम को नहीं पता होगा, लेकिन वो क्या बोलेंगे, भाई बस इतने ही करवा रहे हो, और ज्यादा करवाओ और ज्यादा करो। भाई मैं करवाना चाहूँ ना आपको 10,000 करवा सकता हूँ अपॉइंटमेंट, 10,000 अपॉइंटमेंट करा सकता हूँ, लेकिन आ ही नहीं रहे, जो वो करने क्या फायदा। तो विश्वास रखो, आपने ट्रस्ट किया है ना मेरे ऊपर, आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर, तो ट्रस्ट किया है ना, तो आप करो, जो मैं करवा रहा हूँ वही करो बस, जिससे एग्जाम आपका निकलेगा। और चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, सतीश कुमार जी, पहले भी सतीश कुमार जी थे, इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया। चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, विपिन कुमार जी है। और सिक्योरिटी सेक्रेटरी, सॉरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है, अजीत कुमार मोहटनी जी है, मोहंती, ठीक है। ये आपको बस याद करके चलना है। और ये वाली जो चीज है ना, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, तो सुरक्षा एवं रक्षा बल, ये जो स्लाइड है इसको तो घोट के पी जाना, क्योंकि आपका पेपर सीआईएसएफ का है, आपका पेपर आईटीबीपी का है, आपका पेपर सीआरपीएफ का है, और आपका पेपर एसएसबी का है। और इनके भाई नए डायरेक्टर चुने गए हैं जो कि आपको याद होने जरूरी है, और ये सारे के सारे आपके सभी एग्जाम से पूछे गए, चाहे वो सीपीए का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एमटीएस का हो, या फिर आपका हो एचसीएम का हो, या फिर एडब्ल्यूटीपी का हो, सारे फेज के एग्जाम में स्टेनो, हर एग्जाम में ये स्लाइड से क्वेश्चन आया, ऐसा कोई भी इसमें नहीं लगा रखा जो नहीं पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में भी दिखेगा, हर एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वीमेन डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ का पहली महिला महानिदेशक कौन है, सोनाली मिश्रा जी है, ठीक है। और डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने, परवीर रंजन जी बने हैं। और डीजी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, पहले परवीन कुमार जी थे, लेकिन अब चेंज होके शत्रुजीत सिंह जी बन गए हैं, और जनवरी 2026 में ही बने, लेटेस्ट न्यूज है। शत्रुजीत सिंह जी आपको पता होना चाहिए, अभी बने। तो ये वाला क्वेश्चन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे, आईटीबीपी वाला। और रो के चीफ कौन है, पराग जैन जी, चीफ ऑफ रो, RAW, रो आपने सुना होगा, पराग जैन जी है। और डीजी सीआरपीएफ के कौन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी है, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। अब एसएसबी के डायरेक्टर जनरल पूछ लेते हैं, संजय सिंघल जी है एसएसबी के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है, परमेश शिवामणि जी है। और 18वें
कमांडर इन चीफ, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा बने हैं। अंडमान निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा बने हैं। ये आपको रिवाइज करके चलना है। और चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ एंड सिक्योरिटी DDR&D, डीआरडीओ के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर वी कामत जी बने हैं। ठीक है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMC की भाई डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है? वाइस एडमिरल आरती सरीन जी बनी है। आपको ये भी याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब फाइनेंस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से अपॉइंटमेंट होते हैं? देखो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, जरूरी है आपके लिए याद करना, तो याद कर लेना। फाइनेंस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से 29वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, 29वें नियंत्रक महालेख कौन है? TCA कल्याणी जी है। TCA कल्याणी, यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी की फोटो है तो इनको मत समझना। TCA कल्याणी जी है। और आरबीआई के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी निदेशक कौन है? उर्जित पटेल जी है। और ये पहले गवर्नर थे किसके? आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और अब कार्यकारी निदेशक है यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कहां के? IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। चेयरमैन ऑफ CBDT कौन है? रवि अग्रवाल जी, CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल जी। अब ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स का मतलब क्या है? B से हो जाता है आपका ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये भाई 5 कंट्रियों का समूह था जो बना था। कब बना था आपको सारी चीज बता दूंगा। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ नए मेंबर शामिल हुए हैं 2024 के अंदर, जैसे इजिप्ट शामिल हुआ है 2024 में, इथियोपिया शामिल हुआ, ईरान भी भाई हाँ ब्रिक्स का मेंबर है। और UAE भी ब्रिक्स का मेंबर है। और ये कब बने? 2024 के अंदर बने। और नया मेंबर जुड़ा है 2025 में, कौन? इंडोनेशिया नया मेंबर जुड़ा है। और AWTPO की 20 जनवरी वाली शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बना था आपका इंडोनेशिया से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। अब ब्रिक्स के पार्टनर देखो, वियतनाम भी 10वां पार्टनर बना। ये मेंबर नहीं बना है, पार्टनर कंट्री है। पार्टनर कंट्री मतलब कि ऐसे देख रहे हैं कि भाई इसको फुल मेंबर बनाया ना बनाए, तो तुम हमारे साथ रहो थोड़े दिन, तब हम देखेंगे। तो 10वां पार्टनर बना है ब्रिक्स का, कौन? वियतनाम। ये भी उसी क्वेश्चन में था AWTPO वाले में, तो यहां से ऑप्शन दे देके पूछा था कौन पार्टनर है और कौन क्या है। और ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2025 के अंदर कौन करेगा? ब्राजील करने वाले। अध्यक्षता, ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करने वाला है 2025 के अंदर? किसने की है? ब्राजील ने की है, पता होना चाहिए। और थीम क्या थी 2025 की? तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसकी ग्लोबल थीम थी। हिंदी में भी लगा रखी है और टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, तो आराम से खोल के पढ़ लेना इसको। रिवीजन जरूरी है। ठीक है। नंबर आपके तभी बढ़ेंगे जब आप रिवीजन करोगे, जितना बार बार पढ़ोगे तभी आपके नंबर अच्छे खासे रिवाइज होने, नंबर आपके बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। और कब बना था ब्रिक्स? तो ब्रिक्स भाई पहली बार बना था 2006 के अंदर। इसकी पहली मीटिंग कहां पे हुई थी? 2006 के अंदर। तो हुई कहां पे थी? तो येकाटेरिनबर्ग है, ये रशिया के अंदर है। येकाटेरिनबर्ग, यहां पे सबसे पहली बार मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की। कब हुई थी? 2006 के अंदर। यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा रखे हैं, आप एक बार नजर मार लेना जब मैं आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब कुछ नेशनल अफेयर्स है जिनके इनोग्रेशन हुए हैं, तो वो एक बार देख लो। चिंतर, ये 166 लगे हुए ना, इनको इग्नोर करना आप। तो चिंतर शिविर बना था उदयपुर के अंदर। कब? जनवरी 2025 में। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि चिंतर शिविर कब बना था? 2025 में। कहां बना था? उदयपुर के अंदर। और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था चिंतर शिविर को? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने करवाया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आयोजित करवाया था। बस 3 चीज याद रखनी है, एक तो भाई कहां क्या बना था, एक कब बना था, और ऑर्गेनाइज किसने करवाया था इसको। ठीक है। और नेशनल ट्राइबल हेल्थ कौन के लिए 2025 का, ये किसने करवाया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। देखो ट्राइबल से रिलेटेड है, तो जनजातीय कार्य है, तो ये ट्राइबल से ये मिनिस्ट्री होगी ना, तो ये तो आपको दिमाग लगा के चल लेना। तो ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो वो ट्राइबल भी आ गए, ट्राइबल अफेयर, और हेल्थ भी आ गए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ट्राइबल की हेल्थ से रिलेटेड चीज होगी, तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी तो आएगी। तो वो ही चीजें दोनों मिनिस्ट्रियों ने मिलकर ये करवाया था, जनजातीय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ग्रामीण भारत महोत्सव इनोग्रेशन ये 4 जनवरी 2025 को हुआ था। याद कर लेना कब हुआ था, 4 जनवरी 2025 को। और यहां किसने इनोग्रेट किया था इसको? तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट कराया था। और इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ए रेजिलिएंट
रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2047 ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था और ये इसकी थीम थी। भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल लाइब्रेरी बनी थी और इसका इनॉग्रेशन मई 2025 में वाइस प्रेसिडेंट, जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने किया था, जगदीप धनखड़ जी। और कहां पे किया था? जयपुर में किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ कुछ और देख लो, जैसे राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुई थी, इसका इनोग्रेशन मई 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये हिंदी में लिख रखा है। यूपी डे इनोग्रेल इवेंट हुआ था, ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने कहा था, और ये चीफ गेस्ट थे। उत्तर भारत दिवस उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। उत्तर भारत दिवस के मुख्य राष्ट्र अतिथि कौन थे? उपराष्ट्रपति जी थे। एक्वेटिक एनिमल डिजीज सिंपोजियम, ये फरवरी 2025 में इसका इनोग्रेशन किया था जॉर्ज कुरियन जी ने, और ये नई दिल्ली के अंदर किया था। जलीय पशु रोग संगोष्ठी का उद्घाटन जॉर्ज कुरियन जी ने किया था। ठीक है, कब किया था? फरवरी 2025 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, ये इनोग्रेट किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, और कब की थी? मार्च 2025 में। पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया था, आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आप 5 चीज इनोग्रेशन से करके चल सकते हो। विकसित, ये जो आगे लगे हुए ना, इनको आप हटा देना। विकसित भारत बिल्डाथन 2025 ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शुभांशु शुक्ला जी थे इसके ब्रांड एम्बेसडर। किसके थे? विकसित भारत बिल्डाथन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर। शुभांशु शुक्ला जी कौन है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कौन है। अब कुछ कुछ विजिट्स हुई थी इनकी, अपने देश के अंदर कुछ कुछ लोग आए थे, उनके भाई अपन यहाँ पे करने वाले हैं। डिप्लोमेसी से रिलेटेड कुछ लोग आए थे। तो आमिर आए थे कतर के, कतर जैसे प्रधानमंत्री अपने इंडिया के, वैसे वहां के आमिर होते हैं। तो कतर के आमिर आए थे, उनको रिसीव प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। कब आए थे? फरवरी 2025 में आए थे। और ऑस्ट्रेलिया के भाई प्रधानमंत्री भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे ऑस्ट्रेलिया के, और कब आए थे? ये भी फरवरी 2025 में आए थे, याद कर लेना। और इनका नाम क्या था? एंटोनी जॉन एबोट थे इनका नाम। और ये आए थे, और ये क्यों आए थे? ये NAFED बाजार केंद्र का दौरा करने के लिए आए थे। और एंगोलियन यानी कि एंगोला के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी भी आए थे। और कब आए थे? मई 2025 में। और द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको भाई बैंकेट होस्ट किया था। ठीक है, किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको बैंकेट होस्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना एयरपोर्ट पर मिलने के लिए गए थे वैभव सूर्यवंशी जी से। और ये कौन है? ये यंग क्रिकेटर है, बहुत चमक के आए थे, आपको पता ही होगा। अब विजिट्स देख लेते हैं एविएशन। अब ये चीज है ना, यहां से कम 10 क्वेश्चन, 10 तो नहीं 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें कांस्टेबल वाले एग्जाम में ही आपके आ गए थे। ये जो चीज है, यानी कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जी कब आए थे? मार्च 2025 में आए थे। पहली चीज ये, उनका नाम क्या था? क्रिस्टोफर लक्सन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जी का नाम। ठीक है, और ये क्यों आए थे भाई? ये आए थे FTA प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से प्रोसेस है ना, उसको और तेज करने के लिए। और इन्होंने गुरुद्वारा राखबगंज साहिब विजिट किया था मार्च 2025 में। किसके साथ? नरेंद्र मोदी जी के साथ किया था, याद होना चाहिए आपको। और ये 82 82 80 80 इनको आप हटा के चलना। ठीक है, फॉर्मर CM ज्वाइनिंग यूनियन कैबिनेट, आपसे ये पूछ लिया कि पहले के जो कुछ मुख्यमंत्री वगैरह थे, और उनमें से कौन कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने भाई यूनियन कैबिनेट ज्वाइन किया? तो शिवराज सिंह चौहान जी थे, ये मध्य प्रदेश के थे। और मनोहर लाल खट्टर जी, ये भाई हरियाणा के थे। इन दोनों ने नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, राष्ट्रीय राजनीति ज्वाइन किया। अब ये यूनियन मिनिस्टर, पहले राज्य मंत्री थे, अब ये यूनियन मिनिस्टर। और इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स लॉन्च, ये किसने किया था लॉन्च? ये राम मनोहर नायडू जी ने किया था। और राम मनोहर नायडू जी ने ही उड़ान यात्री कैफे इनोग्रेशन किया चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर, और ये फरवरी 2025 में किया। दोनों काम फरवरी 2025 के अंदर किया है, यानी कि ये पायलट से रिलेटेड है और ये कैफे से रिलेटेड है। दोनों चीज किसने की है? राम मोहन नायडू जी ने की है। पार्लियामेंट की कुछ पर्सनैलिटीज देख लो अभी आप, और इनसे देखो, चिराग पासवान जी को पहली बार मिनिस्ट्री मिली है। कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिली है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं ये। और CR पाटिल जी कैबिनेट पोस्ट कौन सी मिली है? तो ये जल शक्ति यानी कि वाटर रिसोर्सेज, इनको भाई ये मिनिस्ट्री मिली है। और ज्वाइंट सेशन पहली बार जो 2025 का हुआ था, वो किसने होस्ट किया था? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने संबोधित किया था। जो अपने फॉर्मर प्रधानमंत्री जी है, वो 2025 में भाई इनका निधन हो गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक, और AJT जोन सिंह पास्ट अवे 7
जून 2024 को। ये कौन थे? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेस्ट है, वन्य जीव संरक्षणवादी थे ये, ठीक है। और ये सेम ही रिपीट हो गया। तो ये आपको चार यहां से याद करके चलना है। और डिफेंस से रिलेटेड भी आप तीन चार चीज याद करके चलो कि सबसे पहले तो यहाँ पे 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 30वें। कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है ये कांस्टेबल एग्जाम्स के अंदर। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवल जी, और ये 2014 से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और पहली महिला कौन सी है जो भाई किसी युद्ध पोत की कमान संभाल रही है? तो उनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। और ये पहली बार भाई केबीसी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल था ना, उसमें भी आई थी। इनका नाम क्या है? प्रेरणा देवस्थली जी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट अंडर 2023 के अंदर बने थे गणेश कुमार जी, 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। और ये इस एक्ट के तहत बने थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट जो 2023 आया था ना, उसके बाद भाई 26वें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके दौरान कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो आपको बताना राजीव कुमार जी थे उस टाइम पे, ठीक है। ये आपको बता के चलना है। अब बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से और इनिशिएटिव से कुछ रिलेटेड 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया, उनको आप कर लो। तो सेबी के चेयरमैन कौन बने? तो छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने सेबी एसबीआई के चेयरमैन। कौन बने? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी एसबीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और हरियाणा के एमएलए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भाई किसने उद्घाटन किया था? सीएम यानी कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है ना, नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने किया है इसका इनॉग्रेशन। हरियाणा विधायकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी जी ने इसका उद्घाटन किया। और पहला सचल आयकर सेवा केंद्र कहां इनोग्रेट किया गया? ये किया गया मुंबई के अंदर। कब किया गया था? 2025 फरवरी के अंदर किया गया था। माधव नेत्रालय फाउंडेशन, मार्च 2025 में इसके शिलान्यास रखा गया था। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा था। और कहां रखा था? ये नागपुर के अंदर रखा था। यहाँ पे मैंने बता रखा। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, जरूर से देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। ये कुछ इंपोर्टेंट डेट्स है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो एक बार आप नजर मार लो। और इसके अलावा है ना, देखो अब इसके अलावा करना क्या? आप बोलोगे कि भाई इतना कर लेंगे तो क्या इनफ है? तो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा टॉप 100 करंट अफेयर्स मैंने करवाए हैं। कहां पे करवाए? इसी चैनल के ऊपर करवाए हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, कोई ना कोई 2 ही प्लेलिस्ट बना रखे, उनमें मिल जाएंगे, या फिर चैनल पर देख सकते हो। टॉप 100 करंट अफेयर्स करवा रखे हैं, वो जरूर से एक बार कर लेना। देखो ये जो वीडियो है ना चीता सीरीज, इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने इस वाली वीडियो में नहीं करवाई, क्योंकि मैंने इस टॉप 100 में कवर करवा दी। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा था नहीं। ये टॉप 100 इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो वीडियो भी इसके बाद जरूर से कर लेना। और पहले ये चीता सीरीज वाली वीडियो करो, उसके बाद वो करना, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं दिसंबर 2024 और जनवरी में ऑल एज ग्रुप आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। कब से हुई थी? 25 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक हुई थी। आपको ये डेट याद रखनी है। देखो गेम्स वगैरह से रिलेटेड है ना, डेट बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे 2025 जनवरी में 8th एलाइट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2025 तक हुई थी। फिर उसी टाइम पे 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में हुई थी एरोबिक्स जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप। और उसी टाइम पे भाई 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हुए थे। ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। अब जून में क्या हुए थे? 34वां सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हुआ था, 14 से लेकर 19 जून तक के बीच में हुआ था। ये डेट्स पूछ रहा है, मैं अपने मन मर्जी से नहीं लाऊं, ये डेट्स पूछ रहा है कि ये वुशु चैंपियनशिप कब से कब तक हुआ था। आपको ऐसे भी दे देगा 13 से लेकर 18 जून के बीच में, लेकिन आपको परफेक्ट डेट याद रखनी है कि 14 से 19 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब अक्टूबर से रिलेटेड यहाँ पे देखो मैंने मंथली वाइज कर रखे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अक्टूबर में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2025 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और नवंबर में 8th इंटर स्टेट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 14 से 18 अक्टूबर के बीच में हुई थी। और 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक हुआ था। कब? 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन जीता था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती थी, ठीक है। और हुआ कहां पे था? राजस्थान में हुआ था, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा कर सकते हो यार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती थी, हुआ राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम्स
24 जनवरी से 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में हुआ था। अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट से कुछ वो कर लो, जैसे कि पहला खो खो वर्ल्ड कप सीनियर कहाँ पे हुआ था, ये दिल्ली के अंदर हुआ था। और इसी टाइम पे फीडे वर्ल्ड कप, भाई ब्रोंज मेडल किसने जीता, फीडे वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, उसमें ब्रोंज मेडल किसने जीता था, तो एंड्रे एस्पिंको ने ये मेडल जीता था, एंड्रे एस्पिंको ने। और भाई गोल्ड किसने जीता था फीडे में, तो वह गोल्ड जीता था जेवकोर सिंड्रोवा जी ने जीता था गोल्ड। और सिल्वर किसने जीता था, सिल्वर चाइना के है कोई, इसका नाम है यिन वेई, कुछ ऐसे करके नाम है यिन वेई, ठीक है। तो बाकी चाइना के हैं जिन वेई कुछ नाम ऐसे करके, तो जैकोर सिंड्रोवा है। तो इन दो के बारे में मैक्सिमम पूछा है, तो आप इतना करके चल सकते हो, ठीक है। अब ये तो इनकी ऐसी फोटो लग रही है। एक्सटीएक्स मार्केट्स लंदन चेस क्लासिक 2025 इंडियन पार्टिसिपेंट कौन था, तो प्रज्ञनंदनाथ आर ने पार्टिसिपेट किया था, प्रज्ञनंदा ने लंदन चेस क्लासिक में भाग लिया था। और इसको होस्ट कौन कराता था, ये एक्सटीएक्स मार्केट एक कंपनी है जिसने इसको होस्ट किया था लंदन चेस क्लासिक 2025 को। अब नेशनल गेम से रिलेटेड चीज याद कर लो, क्या कि 38वें नेशनल गेम्स कहां पे हुए थे, उत्तराखंड के अंदर हुए थे। और ये कब से कब तक हुए थे, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुए थे। जीता कौन था, सर्विसेज ने जीता था, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने ये टेबल टैली टॉप की थी, गोल्ड मेडल जीता था। और एरोबिक्स जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2024-25 कब से कब तक हुई थी, 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में हुई थी। मैक्सिमम है ना ये डेट ही पूछ रहा है, डेट और वैल्यू, बस ये दो ही आपको करना है, डेट और वैल्यू याद करना है, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से रिलेटेड है 3 क्वेश्चन, वो आप याद कर लेना कि नीरज चोपड़ा जी को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया इंडियन आर्मी के अंदर, भारतीय सेना में बनाया लेफ्टिनेंट कर्नल। और पहली भारतीय स्मृति मंदाना जी बन गई है जिसने तीनों फॉर्मेट में यानी कि टेस्ट में, ओडीआई में और टी20 में शतक लगाया है। और वर्ल्ड चैंपियन 10 मीटर एयर पिस्टल, वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन कौन बन गया है 10 मीटर एयर पिस्टल में 2025 के अंदर, तो सम्राट राणा जी बन गए हैं, ये सबसे यंगेस्ट यंग चैंपियन है, ठीक है। और ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए, सबसे यंगेस्ट है, आप इतना करके चल सकते हो। जीआई टैग से रिलेटेड जो टॉप हंड्रेड है ना, उसमें मैंने करवा दी है टॉप हंड्रेड करंट अफेयर्स में जीआई टैग से रिलेटेड, लेकिन फिर भी 3 मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, तो वहां पे कवर नहीं है, तो आप टॉप हंड्रेड वाली कर लेना, वहां पे आराम से आप कर सकते हो। रतलाम जियावान गार्लिक, इसको जीआई टैग मिला है। और लाकाडोंग टर्मरिक, इसको भी जीआई टैग बना है, ये मेघालय की है। और ये रतलाम कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, ये तो मैंने टॉप हंड्रेड में भी करवाया। और ये मेघालय हाई करक्यूमिन कंटेंट है, इसके अंदर ये पूछ लेता है इसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है, तो उच्च करक्यूमिन ज्यादा है इसके अंदर, लोकडंग हल्दी के अंदर। नेशनल बोर्ड फॉर स्पाइस, ये भाई क्या बनाती है, तो नेशनल बोर्ड ऑफ स्पाइस है ना, ये गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया कि नेशनल बोर्ड फॉर टर्मरिक भी बनेगी, हल्दी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया है, ये बनेगी। और स्टेट्स की कुछ न्यूज है वो देख लो। नॉर्थ ईस्ट को स्टेटहुड डे कब बनाते हैं, ये अपना भाई मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्य है ना, ये अपना 21 जनवरी को, 21 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना राज्य दिवस मनाया। और धनुष कोडी को ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, और ये किसने किया है, धनुष कोडी को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है, धनुष कोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, किसने किया, तमिलनाडु ने। हिमाचल प्रदेश पहला सोलर मॉडल विलेज बना है 2025 के अंदर, जून 2025 में, राजा खास विलेज गांव का नाम है। और इसको घोषित कर दिया गया सोलर विलेज मॉडल, इसको क्या कर दिया गया, पहला सोलर मॉडल गांव घोषित कर दिया गया राजा खास वाले गांव को। और इंपोर्टेंट ये सारी चीजें आई हुई है भाई, एक भी बाहर नहीं है, आप उठा के देख लेना। अब ये कर लोगे ना तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में भी यहीं से छपती हुई चीजें मिलेगी सारी की सारी। अब लिटरेचर और बुक से रिलेटेड कुछ चीजें अपन देख लेते हैं। तो ये एक पुस्तक है, लेबनान में संघर्ष के दौरान, ये रबी अलमदीन को मिली है, नेशनल बुक अवार्ड मिला है 2025 का, किसको, रबी अलमादीन को। और बुकर प्राइज किसको मिला है 2025 को, फ्लैश नाम की एक बुक है जिसको मिला है, और वो लिखी किसने, डेविड सेजले जी ने लिखी है, फ्लैश नाम की पुस्तक है और वो डेविड सेजले जी ने लिखी है, और 2025 का बुकर प्राइज मिला है इनको। ये 4 चीजें हैं, 4 चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बुकर प्राइज वगैरह से रिलेटेड। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का इंडियन किताब थी जो शॉर्ट लिस्ट हुई है, जिसका नाम है हार्ट लैम्प, और ये अनुराधा रॉय जी ने लिखी है, ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी भाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। और 2024 का लिटरेचर नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो हान कांग जी को मिला है, किसके लिए, वेजिटेरियन नाम की एक पुस्तक है उसके लिए मिला है, जिसके अंदर इन्होंने समाज की अपेक्षाओं से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी, ठीक है। नोबेल प्राइज लिटरेचर में 2024 के अंदर हांग कांग जी को मिली है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जुडिशरी से अपॉइंटमेंट थोड़े बहुत और है, जो आप करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं करोगे तो नंबर कट हो जाएंगे, तो इसमें आपकी गलती है। आप करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो इसमें आपकी गलती रहेगी। तो 18वें लोकसभा स्पीकर दोबारा से चुन लिया गया है, किसको? ओम बिरला जी को। और सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट हुए हैं जस्टिस मनमोहन जी, सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। चीफ जस्टिस नहीं है, जज किए गए नियुक्त, ठीक है। और चीफ जस्टिस तो कौन है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भाई वो है अपने जस्टिस खन्ना जी, 51 में चीफ जस्टिस है, ठीक है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये जस्टिस आशुतोष कुमार जी है, और इन्होंने 21 जुलाई को शपथ ले ली थी। और इंडिया वाले चीफ जस्टिस ने कब ली थी? ये ली थी नवंबर 2024 में। उद्योग समागम 2025 के स्पीकर कौन कौन थे? पीयूष गोयल जी थे, आपको पता होना चाहिए। उद्योग समागम 2025 ये सेकंड एडिशन था इसका, दूसरा ये एडिशन था इसका, ठीक है। और पीयूष गोयल जी अपने इसके चीफ स्पीकर थे। उद्योग समागम 2025 स्टेट लीडर में कौन था? तो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के जो है ना, उन्होंने भाई ये चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश इन्होंने एड्रेस किया था उद्योग समागम। ये चीफ स्टेट लीडर थे, मतलब उस टाइम पे जब ये समागम हुआ था तो ये भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन चीफ स्पीकर पूछेगा तो पीयूष गोयल जी ही आपको करके चलना है। और बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ 4 तथ्य हैं, ये आप देख लो, बस नजरों से ही निकाल के चलने। तो माधव नेत्रालय फाउंडेशन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागपुर में लगाया था। और फर्स्ट सचल आयकर सेवा केंद्र ये शायद मैंने करवा दिया, हरियाणा एमएल इनोग्रेशन ये मैंने करवा दिया है। और ये चला श्रीनिवासन, ये वाली स्लाइड मेरी हो गई, दोबारा से ये रिपीट हो गई है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो इन डेट से क्वेश्चन बने हैं, तो इनको इनके ऊपर भी आप नजर मार के चलो। देखो रटा नहीं जाता ना, कोई टेंशन की बात नहीं, एटलीस्ट तुम नजर मारो इनके ऊपर। नजर मार के जाओगे ना तो वहां पे थोड़ा थोड़ा हिट होगा, तो समझ में आएगी चीजें। अगर आप ट्रायल लेना भी चाहोगे, भाई मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको चीजें वहां पे दिखेंगी, तो दिखेंगी तो फिर आपके दिमाग में आ सकती हैं चीजें, तो आप इनको हिट करके चल सकते हो, इनके ऊपर टिक करके चल सकते हो आराम से। तो 25 दिसंबर 2024 और 4 जनवरी के बीच में क्या हुआ था? ऑल एज ग्रुप आर्टिस्टिक ये मैंने आपको करवा दिया। 8th एलाइटमेंट ये कब हुआ था? ये मैंने आपको करा दिया। एरोबिक जिम्नास्टिक ये कब हुए थे? ये मैंने आपको करा दिया। नेशनल गेम्स ये कब हुए थे? ये मैंने करा दिया। 34वां वुशु चैंपियनशिप कब हुआ था? ये मैंने आपको करवा दिया। बॉक्सिंग फेडरेशन कब हुआ था? 1 से 7 अक्टूबर, ये मैंने करा दिया। 8th इंटर स्टेट नेशनल रोविंग चैंपियनशिप, ये सारी चीजें है ना करवा दी है। ये बस एक बार नजर मार के चलो, ये सारी जो डेट से रिलेटेड मैंने पीछे चीज करवाई है ना, तो ये नजर मार, क्योंकि आती हैं चीजें यार, आ रही हैं। ये जो ये वाली डेट है ना, ये कब क्या हुआ था वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है, तो इसलिए इनके ऊपर नजर मारनी जरूरी है, ठीक है। इनको एक बार आप करके चलना। अब नेशनल अफेयर्स कर लेते हैं, कुछ जो टॉप ओनर्स हैं, जैसे सिल्क यारा बरकोट टनल कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। और 30वें आर्मी चीफ कौन बने? ये उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं, और इनको इन्होंने मनोज पांडे जी को रिप्लेस किया। ये मनोज पांडे जी इनकी जगह ये बन गए अभी, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी जी, अब पहले कौन थे? मनोज पांडे जी थे। तीस्ता रिवर ग्लोफ, यानी कि तीस्ता नदी में बाढ़ दक्षिण ललोहनक झील सिक्किम से शुरू हुई थी, साउथ ललोहनक लेक से शुरू हुई थी सिक्किम में, ये रिवर में आ गई थी बाढ़ वगैरह। लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? नोवक जोकोविच को मिला है ये लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल 2025 गोज टू पी आर सिरजेस। तो ये भाई किसको मिला है? पी आर सिरजेस जी को मिला है, पता होना चाहिए क्या, स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर इनको मिला है। पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड 2-3 चीजें कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए थे, और इसमें इंडिया ने 6 मेडल जीते थे, जिसमें 5 ब्रोंज थे और 1 सिल्वर था, 5 कांस्य थे और 1 रजत पदक था। और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर जी ने ब्रोंज मेडल जीता था, किसमें जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में जीता था। एशियन वाकई है ना, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, कुछ कुछ स्टैटिक जीके में करवाया है और टॉप 100 करंट अफेयर्स में करवाया, तो वहां से आप सारे कवर कर लेना, और ये सारी चीजें आप कर लो भाई, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मात्र 20 से 25 घंटे में यार कौन जीके करवाएगा, और वो चीज जो आपके एग्जाम में आएगा, और मैं दावा ले रहा हूं ना 15 प्लस आराम से क्वेश्चन आप सही करके आओगे, जो मैं चीज करवा रहा हूं वो आप जड़ से खत्म करके चले गए। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 इंडिया मेडल टैली कौन सा था? तो इंडिया ने 24
मेडल जीते थे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था 4x100 रिले के अंदर। भाई कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर जीता था। एशियन पूछ लेगा आपसे कि 4x100 मीटर रिले में कौन सा मेडल आया था? सिल्वर मेडल आया था। ये क्वेश्चन बना हुआ है। और वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? ये ग्लासगो के अंदर हुई थी 2024 के अंदर। इसका वेन्यू था, पुराना हो गया, बाकी नॉर्मल करना चाहो तो कर सकते हो। एशियन यूथ गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बने हैं, वो सारे सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां करवा देता हूं। तो सबसे पहला कि एशियन यूथ गेम हुआ कहां पे था? ये मनामा बहरीन के अंदर हुआ था। और इस टाइम पे इंडिया की सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस थी, यानी कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। आज तक जितना भी इंडियन परफॉर्मेंस दिया ना, उसमें से आज तक का सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस इसी के अंदर निकल के आया। और इसमें से एशियन यूथ गेम्स में से इंडिया ने टोटल 55 मेडल जीते हैं, 55 मेडल। और इसके अंदर जो गर्ल्स कबड्डी टीम है ना, उसने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है गर्ल्स कबड्डी टीम ने। और इसी के अंदर आप देखोगे ना, तो परस्मिता बॉय है ना, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है वेट लिफ्टिंग के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और FIH वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने जीता है, वो भी 13-0 से। और नाम्बिया के साथ फाइनल था। इंडिया ने 13 गोल मतलब मारे हैं नाम्बिया के खिलाफ, ठीक है। और ये क्या है? हॉकी का मैच है, हॉकी का मैच हुआ था, वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप, वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप है FIH। तो ये 13-0 से इंडिया ने जीता है, नाम्बिया के साथ ये मैच हुआ था। अब कुछ कोर्ट एरेना से चैंपियनशिप रिलेटेड है, वो आप कर लो। तो इंडिया ओपन कहां पे हुआ है? ये केडी जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर है। 2024 का पूछा है इसमें, ठीक है, इंडिया ओपन 2024 का। और सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 2025 टॉप वीमेंस डबल पेयर कौन थी? तो इन दोनों की फोटो लगा रहा है कि त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद जी थी। और सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 मेन सिंगल फाइनल किस किस के बीच में होता? तो किडाम्बी श्रीकांत भाई हार गए थे और जैसन गुनुवान जीत गए थे। तो किडाम्बी श्रीकांत जैसन गुनुवान से हार गए थे। और एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कब हुई थी? मैंने आपको पीछे बताई है कब हुई थी। इसमें वोल्ट ब्रॉन्ज मेडल आया था, यानी कि परिणीति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था अपनी इंडिया की थी। और कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जूनियर 88 किलो वाले में गोल्ड मेडल जीता था किसने? सहराज परदेसी जी ने गोल्ड मेडल जीता था, साईराज परदेसी जी ने गोल्ड मेडल जीता था। ये इनकी फोटो लगा रखे, वेट लिफ्टिंग के अंदर है, ठीक है, वजन उठाते हैं। नेशनल टीम्स और स्पोर्ट्स या चेस से रिलेटेड, खो खो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया आपके भर भर के। खो खो से रिलेटेड क्वेश्चन, तो खो खो से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखो तो अल्टीमेट खो खो फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ था? उड़ीसा के अंदर हुआ था। और जीता किसने था? ये उड़ीसा जगरनॉट्स ने ये सेशन जीता है, आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा में भी आपसे पूछ लिया 57वां सीनियर नेशनल खो खो, सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहां पे हुई 2024-25? तो ये भी उड़ीसा के अंदर हुई, पूरी उड़ीसा के अंदर हुई है सीनियर नेशनल 57वीं, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। और नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 मेंस की कहां पे हुई है? ये अहमदनगर के हुई है। और फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां कब हुए हैं? 24 से 5 दिसंबर के बीच में, मैंने आपको करवा दिया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कौन जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीते। हुआ कहां पे था? राजस्थान के अंदर हुआ था। नेशनल चेस चैंपियनशिप सीनियर ओपन कहां हुए? गुड़गांव के अंदर हुए। नेशनल चेस चैंपियनशिप सीनियर ओपन होस्टेड बाय गुड़गांव, गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा के अंदर। कॉम्बैट रोइंग और नेशनल चैंपियनशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 34th नेशनल सीनियर वुशु चैंपियनशिप कब हुई थी? इसकी डेट मैंने बता दी। 8th इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कब से कब हुई थी? ये 14 से 18 नवंबर के बीच में हुई थी। ये तो देखो सीनियर है, 34th नेशनल वुशु चैंपियनशिप। और ये 8th इंटर स्टेट चैलेंजर है, ये नेशनल रोइंग चैंपियनशिप है, यानी कि ऐसे नाव चलानी है, रोइंग चैंपियनशिप है इनकी। ये टाइमलाइन पूछता है भाई कब से कब तक हुए थे, ये क्वेश्चन ही इसी टाइप के बन रहे हैं कि कब से कब तक हुए थे। वो 8th एलाइट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6 से 13। और ऑल एज ग्रुप आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 25 दिसंबर से लेकर 4 नवंबर तक हुई थी 2024 के अंदर। अब हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह देख लो, बस अभी खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट वगैरह है ना, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात कि इंडिया, देखो सबसे पहली बात कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की HDI कितनी थी? तो 0.685 थी, आप पता होना चाहिए। और इंडिया की रैंक कितनी थी? 130 थी। कितनी कंट्रियों में से? 193 कंट्रियों में से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया चैरिटेबल गिविंग रैंक कितनी थी? कितनी रैंक थी इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो इंडिया की रैंक
57वीं थी। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर सबसे पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी निकल गया है, तो नई दिल्ली सबसे पोल्यूटेड निकल के आए। और ये फोर्थ टाइम हुआ है, यानी कि चौथी बार सबसे पोल्यूटेड कौन सी निकल गया है, नई दिल्ली निकल गया है। तो एयर क्वालिटी भाई 2024 में इंडिया रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक भाई थर्ड है, थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री के बीच में। भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है एयर क्वालिटी में। आप देख लो कितनी यहाँ पे भाई गंदगी फैली हुई है भारत के अंदर, मैं नहीं बता रहा, ये रिपोर्ट्स बोल रही है। ठीक है, अब इसके बाद अगली कर लेते हैं रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, यानी कि रिपोर्ट्स और रैंकिंग में से WJP रूल लो इंडेक्स टॉप कंट्री कौन सी है, तो डेनमार्क आई है WJP रूल ऑफ लो के अंदर। और ग्लोबल ये क्या, रूल ऑफ लो इंडेक्स निकालती है, रूल ऑफ लो, तो ये डेनमार्क सबसे टॉप है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो आइसलैंड है। और ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स भाई कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है, जनवरी 2025 में गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया की रैंक कितनी है, 102 है। जहां पे इंडिया की रैंक पूछ रहा है वो मैं इंडिया की रैंक भी आपको बताता हुआ चलूंगा। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, वो 102वीं रैंक निकल के है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 115वीं रैंक है इंडिया की ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो ये दोनों हम इंडिया की रैंक पूछ रखी थी, ये आप बता के चल सकते हो। इनमें नहीं पूछ रखी तो जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना इन पे डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि ये ज्यादा डेप्थ की चीजें, तो डेप्थ की चीजों में ज्यादा डेप्थ में जा ही नहीं रहा, तो क्यों हवा हवा की चीजें ये पूछ रहे हैं। और ये डेप्थ में इनमें जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स। तो आप देखोगे पीछे की साइड जैसे कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स, तो ये वाली चीज बहुत कॉमन है, तो इनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ में पूछ सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में देख लो, तो सचिन तेंदुलकर जी को नेशनल आइकॉन बनाया था किसने, इलेक्शन कमिश्नर ने सचिन तेंदुलकर जी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भाई घोषित किया था। 2024 के इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसके अंदर वो पद्म श्री मिला है किसको, भीम सिंह भावेश जी को पद्म श्री मिला है। ये मुसहर कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए इनको मिला है, कि इन्होंने भाई मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया है। और ये 3 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को। और ये इसके ब्राजील के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, ये नाम है। और नाम्बिया का भी किसको मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को। मॉरिशियस का भी किसको मिला है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही मिला है। तो ये तीनों याद कर लेना, ये एक्स्ट्रा लाइन भी लिख रखी है ना मैंने, इनको भी आप देख लेना, इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, नजर जरूर से मार लेना एक बार। नेशनल अवार्ड्स एंड लिटरेचर से कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन है, जैसे 58वां जनपीत अवार्ड है ना, वो किसने दिया था, किसने दिया था, मिला किसको था वो नहीं पूछ रहा, किसने प्रेजेंट किया था ये, तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये भाई दिया था, प्रदान किया था ये वाला अवार्ड, 58 जनपीत अवार्ड। और 19वां रामनाथ गोयंका का एक्सीलेंस अवार्ड जर्नलिज्म के अंदर, ये रामनाथ गोयंका का पुरस्कार राष्ट्रपति मुर्मू जी ने प्रोवाइड किया था। और कब दिया था, मार्च 2025 में, और ये वाला मई 2025 में। ये पूछ रहे दिया किसने था, तो आपको बताना है कि अपने राष्ट्रपति जी ने दिया। और प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल 2025 फॉर एग्जाम पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन अवॉर्डेड टू वीके सिंह, ये चीफ ऑफ राजस्थान है। इनको क्या मिला है कि राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक वगैरह होता है उनको रोकने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे, और भाई रोके भी हैं, इसलिए इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला हुआ है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसको मिला है, असमीज पोएट्री थी, इसको मिला है। नाम फरिंग बोरे बटोर कथा जाने, ये समीर तांती जी की किताब है, भाई इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 2024। और 23 वाला किसको मिला था, 23 वाली एक बंगाली किताब थी जलेर उपार पानी, जिसके लेखक थे स्वप्न में चक्रवर्ती, इनको मिली थी। 23 और 24 के आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं, तो ये दोनों आप याद करके चल सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, लगातार 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ। तो इसमें भाई नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन हुआ है, कब हुआ है, मई 2022 के अंदर। और हुआ कहां पे, हैदराबाद के अंदर हुआ है। GSAT 7R CMS 03 ऑपरेशनल लाइफ स्पैन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, ये इंडियन नेवी की भाई इसने सैटेलाइट भेजी थी, 15 साल तक इसका टाइम पीरियड है, बस इतना बताया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि पहली हाइड्रोजन बस, पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस 2023 में लॉन्च की गई थी, कहां पे, नई दिल्ली के अंदर। और साइंटिस्ट भाई जिसने क्रायोजेनिक इंजन बनाया था ना, उनका निधन हो गया है, और उनका नाम क्या था, के कस्तूरी रंजन। तो के कस्तूरी रंजन उनका नाम था, और उनका हो गया निधन 2025 के अंदर अप्रैल में। अभी साइक्लोन से रिलेटेड है, 2-3 साइक्लोन आपको करके चलने हैं। जैसे कि साइक्लोन हेमून था, कब आया था, ये अक्टूबर 2023 में आया था। और आया कहां पे था, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये आया था।
और ये कब हुआ था भाई, ये जब साइक्लोन तेज आया था ना उसके बाद ही ये बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था। और साइक्लोन मिचोंग है, ये आंध्र प्रदेश के आसपास आया था दिसंबर 2023 के अंदर, और इसने आंध्र प्रदेश के तट पर आया था और इसने बहुत ज्यादा लैंडफॉल वहां पे किया था, जमीन वगैरह धंस गई थी। साइक्लोन दाना ये अक्टूबर 2024 के अंदर आया था और इसका नाम दाना कतर ने रखा था, और इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इसने तहस नहस मचाया था। जोठीमठ जोशीमठ लैंड सब्सिडिशन, ऐसे जमीन नीचे धस गई थी। जोशीमठ उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ये पूछा था। जोशीमठ के अंदर भाई जो जमीन है ना वो धस गई थी, तो ये जोशीमठ है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। बस इतना ही पूछा था। कुछ की इकोनॉमिक अपॉइंटमेंट्स हुए थे, उनको आपको देख के चलना है। जैसे कि 1 मार्च 2025 के अंदर सेबी के चेयरमैन घोषित किए गए थे, तुहिन कांता पांडे जी 11वें सेबी के चेयरमैन बने। कब? 1 मार्च को। उसके बाद 18 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी बने कौन? अरविंद श्रीवास्तव जी राजस्व विभाग के सचिव बने। 20 जून 2025 को पीएफआरडीए के चेयरमैन बने हैं कौन? शिव सुब्रमण्यम रमन जी पीएफआरडी के अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद करके चलना है। और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन बने हैं सितंबर 2025 में अनंत गोयनका एनएसई गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष बने हैं। और गेल के सीएमडी यानी कि चेयरपर्सन एंड एमडी बने हैं दीपक गुप्ता जी। किसके? गेल के, GAIL। कुछ इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं, मैक्सिमम है ना, अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट्स करके चलने हैं। जैसे इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है कौन? उमा कांजीलाल जी। और एनएफडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कौन? प्रकाश मकदुम जी, और ये मई 2025 के अंदर बने। और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन चेयरमैन एस राधा चौहान जी बनी है, ये चेयरपर्सन एस राधा चौहान जी क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष बनी है। वहीं पे अखिल कुमार जी बने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ बने, और अगस्त 2025 के अंदर ये सीईओ बने हैं, और ये आईपीएस बैच के थे 1994 वाले के। बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सितंबर 2025 में बन के आए कन्नड़ दास जी, और ये पहले माइकोलॉजिस्ट है। और भाई ये अपॉइंटेड एज बीएसआई डायरेक्टर भी। कनाड दास जी बीएसआई निदेशक पहले माइक्रोलॉजिस्ट। सीजीसीए सितंबर 2025 इसके भाई वंदना गुप्ता जी ये बनी है इसकी कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन की वंदना गुप्ता जी बनी है क्या? हेड बनी, चेयरपर्सन बनी है। एलआईसी की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? रामाकृष्णन चंदेर जी बने, और इन्होंने चार्ज एज एमडी भी संभाला है। कब संभाला है? 20 दिसंबर 2025 को इन्होंने कार्यकाल ये संभाला है, दिसंबर 2025 को। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी बॉडीज है कुछ, जैसे फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन होता है क्या? वित्त आयोग को बोलते हैं। 15वें वित्त आयोग के भाई कौन बने? एनके सिंह जी बने हैं 2017 से 23 वाले के। ठीक है। और अभी 16वें कौन बने हैं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन? तो अरविंद कौन? पनगड़िया जी बने हैं। अरविंद पनगड़िया जी बने हैं 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। तो पहले कौन थे? ये थे, और अब कौन है? ये बने। और ये फाइनेंस कमीशन है क्या? क्यों भाई? ये केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संशोधन के वितरण की सिफारिश करता है। ये रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर्स। और ये एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 9वें चेयरपर्सन कौन बने? कुलदीप सिंह जी बन के आए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और जुडिशियल बॉडीज और लीगल माइलस्टोन है कुछ, वो आपको देख लेना है। जैसे 23वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन बने? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी बने। और नेशनल लोक अदालत, यहां से अपन करते हैं, इधर जाते हैं। उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन बनी है? रंजना देसाई जी बने। और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी लगाया था, और ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 44 के अंदर आता है, पता होना चाहिए। पॉलिटी के अंदर सब कुछ मैंने करवा दिया है। लोकपाल जुडिशियल मेंबर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी ने शपथ ली है जुडिशियल मेंबर बनने की लोकपाल के। और नेशनल लोक अदालत कैलेंडर कौन इशू करता है? ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको जारी करती है। और इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के ऊपर आप देख लो, जिसमें से सबसे पहले है कि यूनानी डे
कॉन्फ्रेंस इस किसने की थी? जितेंद्र सिंह ने की थी। और जितेंद्र सिंह है कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनानिटी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? फरवरी 2025 के अंदर। और 15वां वोटर्स डे 2025 के अंदर किसने एड्रेस किया था? वो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों बनाया जाता है? नीरज चोपड़ा जी ने 90 मीटर का भाला फेंका था, इसलिए मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 की थीम क्या थी? ये बोलती प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। हमारे सामान्य भविष्य के लिए आदर भूमि की रक्षा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और ग्लोबल रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड किया। इंडिया की क्या रैंक थी? 38वीं थी। और 17 ऐसी जो इकोनॉमीज थी इसने इनोवेशन में ओवर परफॉर्मेंस दिखाई है। 17 ऐसी कंट्रीज थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10वां एनिवर्सरी इनोग्रेट किया था किसने? जेपी नड्डा जी ने और अन्नपूर्णा देवी जी ने। और उसी के अंदर कला संस्कृति विकास योजना किसने भाई कौन एडमिनिस्टर किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कला संस्कृति विकास योजना का संचालन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। और अरहर खरीद शिवराज सिंह चौहान जी ने 9 राज्यों को मंजूरी दे दी है। प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर टूर प्रोक्योरमेंट, ये इन शिवराज सिंह ने 9 राज्यों को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स और है, जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में क्या देखा जाएगा कि 13,000 से ज्यादा जर्नल और 6300 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन के अंदर ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की सुविधा दी जाएगी। अब फरवरी 2025 की क्या न्यूज है कि एमसीजीएस एमएसएमई स्कीम लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? किसने की थी? निर्मला सीतारमन जी ने की थी। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव क्या है कि जो मछुआरे हैं ना उनके लिए ये वाला कार्यक्रम परिक्रमा शुरू की गई थी, सागर परिक्रमा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को किसने रिप्लेस किया है? तो श्रीश चंद्र मुर्मू जी रिप्लेस्ड एम राजेश्वर राव। तो ये श्रीश चंद्र मुर्मू जी ने एम राजेश्वर राव जी को गवर्नर चेंज कर दिया है। और आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा जी बता दिया है। और 15वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है? बता दिया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता जी बनी है आरबीआई की डिप्टी गवर्नर। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का टर्म जो एम राजेश्वर राव है ना, इनका टर्म थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ये भी आप करके चल सकते हो, बढ़ा दिया गया है। मतलब कि ये कि भाई इनका कार्यकाल है ना, वैसे 9 अक्टूबर को ही खत्म हो गया था एम राजेश्वर राव को, लेकिन इनको इनका कार्यकाल बढ़ा के सितंबर तक कर दिया था, यानी कि अक्टूबर में ही खत्म हो गया था 2024 को, लेकिन इनको बढ़ा के सितंबर 2025 तक कर दिया था। लेकिन 2025 में श्रीश चंद्र मुर्मू जी आए और इन्होंने एम राजेश्वर राव जी को हटा दिया। बस इतना ही आपको याद करके चलना है। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अपॉइंटमेंट्स हो गए जैसे सेंट्रल और स्टेट्स के कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने? टीवी सोमनाथन जी बने हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैग कौन बने? शेष संजय मूर्ति जी बता दिया मैंने। अब गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट है, आ रहे हैं आपके पेपर में। गोवा का गवर्नर कौन बना है? पशुपति अशोक गजपति राजू जी गोवा की गवर्नर बने। कब बने? जुलाई 2025 में। और जनवरी 2025 में बिहार के गवर्नर बने आरिफ मोहम्मद खान जी। और वहीं पे जुलाई में भाई हरियाणा के गवर्नर बने असीम कुमार घोष जी, हरियाणा के गवर्नर बने हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल देख लो कि अगस्त 2025 के अंदर एडिशनल 4 नागालैंड के गवर्नर कौन बने? असीम कुमार घोष जी बने। और जुलाई के अंदर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? कविंदर गुप्ता जी बने लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के। वहीं पे यूपी के चीफ सेक्रेटरी कौन है? शशि प्रकाश जी यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने। और एडिशनल 4 जो महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं कौन? आचार्य देवव्रत जी। और वहीं पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? कुनियाली कैलाश नाथन जी बने। कुनियल कैलाश नाथन जी बने हैं पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनको किया गया मधुकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे कुछ और मैंने मिनिस्ट्रीज वगैरह लगा रखी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड सेक्रेटरी 18 अगस्त 2025 को समीर कुमार सिन्हा जी सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। वहीं पे तराई के कौन किए गए? 2024 के अंदर अनिल लाहौटी जी चेयरमैन किए गए हैं। तो 2024 के अंदर किसके? तराई के। और सीजीडीए के कौन है? विश्वजीत सहाय जी अपॉइंट किए गए सीजीडीए के कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सेक्रेटरी कौन है? मई 2025 के अंदर बनाए गए थे एम रविचंद्रन जी। और इसरो के चेयरमैन वी नारायण जी है, जो मैंने आपको बता दिया। और एडीबी की इंडिया के एग्जीक्यूटिव कौन है? एल सत्य श्रीनिवास अपॉइंटेड किए गए ईडी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, वहीं पे अब अपन बात कर लेते कुछ ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जैसे इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज सुदर्शन सेतु कनेक्ट करता है ओखा और बेहद द्वारका में गुजरात को। ये कर लेना, बस एक ही क्वेश्चन है ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर से। स्कीम कुछ कुछ नॉर्मल सी है, ज्यादा तो है नहीं। देखो पीएम यशस्वी स्कीम है, ये स्टूडेंट के इंटरेक्शन के लिए। और इसको किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इसको एड्रेस किया था जनवरी 2025 में। पीएम युवा 2.0, ये 2.0, 1.0, 3.0, 4.0 ये सब मैंने टॉप 100 वाले में कवर करवा दिया, जाके देख लो, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीएम युवा वाला आप जब ये टॉप 100 वाला
करंट अफेयर्स की वीडियो इसके बाद जरूर से देख लेना। तो पीएम युवा 2.0 इसको बुक लॉन्च की गई थी फरवरी 2025 के अंदर, और इसके अंदर 41 नई बुक भाई लॉन्च की गई थी। और ये कहाँ पे की थी? नई दिल्ली के अंदर, जो भाई विश्व पुस्तक मेला था ना, उसके अंदर ये लॉन्च की गई थी 41 नई किताबें। कुछ अपॉइंटमेंट्स है, जैसे ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया। महाराष्ट्र के पहली महिला डीजीपी महाराष्ट्र की कौन बने? रश्मि शुक्ला पहली महिला बनी है। और सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने? परवीन सूद जी सीबीआई के डायरेक्टर बने। इनका टर्म वैसे थोड़ा बढ़ा गया है, मई 2025 में इसका टर्म बढ़ा दिया गया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोरा जी बने। और फर्स्ट वीमेन सीआईएसएफ की नीना सिंह बनी है सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल। कौन थी? पहली महिला सीआईएसएफ डायरेक्टर जनरल कौन है? नीना देवी जी है, पता होना चाहिए। और सीआईएसएफ के भाई डायरेक्टर जनरल अक्टूबर 2025 में कौन है? रजविंदर सिंह भाटी जी बने। तो ये तो पहली महिला है सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल। आपसे पूछ लेगा कि भाई पहली महिला बताओ जो सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल थी, तो नीना सिंह जी है। और अभी कौन है डायरेक्टर जनरल? तो रजविंदर सिंह भाटी जी है। ये आपको पता होना चाहिए, भट्टी जी है, ये आपको पता होना चाहिए। कब बने हैं? अक्टूबर 2025 में बने हैं। ट्राइलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन, ये फर्म कोलंबो सिक्योरिटी श्रीलंका मालदीव के बीच में होती है। इसको भाई ये आपको इंडिया सागर डॉक्ट्राइन फोकस मैरीटाइम कोऑपरेशन, ये सागर एशियाज डेमोक्रेटिक, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ये फुल टाइम। और ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है पहले ही। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ टू सीएम रेखा गुप्ता, तो विनय कुमार जी ये दिल्ली के कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिन्होंने भाई रेखा गुप्ता जी को शपथ दिलवाई थी। और दिल्ली की कौन है चीफ मिनिस्टर? रेखा गुप्ता जी है। फरवरी 2025 में इन्होंने शपथ ली थी। और मिनी सेक्रेटरीट बनाया है गौशाला के कंसेप्ट के ऊपर रेखा गुप्ता जी ने। और दिल्ली के अपोजिशन लीडर कौन है? अतीशी मारलेना जी है। और ये 2025 के अंदर ये बन गई थी। बाकी ये सारे के सारे मैंने लगा दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय जी है। 2023 के इलेक्शन के बाद हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी जी है। मनोहर लाल खट्टर जी को इन्होंने चेंज किया है। उड़ीसा के भाई पहले बीजेपी सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी जी है। इन्होंने नवीन पटनायक जी, जिनका कार्यकाल 24 साल का था ना, उनको चेंज किया है। झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन जी वापस आ गए थे, तो उनकी भाई चंपाई सोरेन जी ने इंटरिम जो सीएम थे ना वो संभाला था। और हेमंत सोरेन जी को जेल हो गई थी, आपको पता है क्यों हो गई थी? सारी चीजें न्यूज में बहुत ज्यादा थी। और महाराष्ट्र के सीएम कौन बने? देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। एकनाथ शिंदे जी उनसे पहले सीएम रहे थे, और ये नवंबर 2024 के अंदर ये सीएम बने हैं। और यहाँ पे हो जाती है आपकी सारी की सारी क्या करंट अफेयर्स खत्म। अब आपका डाउट होगा कि भाई आपने डब्ल्यूपीएल के बारे में करवाया नहीं, तो डब्ल्यूपीएल से रिलेटेड जब मैं टॉप 100 करवाऊंगा उसके अंदर करवा दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। ऑरेंज कैप, रेड कैप, कौन जीता कौन नहीं जीता, फाइनल कहाँ हुआ, फर्स्ट मैच कब हुआ, कहां से कब कितना टेन था, ये क्वेश्चन बनेंगे। एक स्लाइड के अंदर सब कुछ आपको करवा दूंगा। तो कल वीडियो आने वाली है बहुत भयंकर वाली, वो वीडियो आप जरूर से देखना। और टॉप 100 वाली आप है ना जो करंट अफेयर्स है वो कर लेना। इसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा, उसके अंदर डब्ल्यूपीएल वगैरह सब कुछ कवर करवा दूंगा आपके, ठीक है। बाकी चीता सीरीज की जितनी भी वीडियो है ना वो सारी देखो, और इसके साथ आप एडुकेट क्वेश्चंस वाली देखो। इन दोनों को करोगे ना तभी आपके भाई 15 प्लस आराम से सही हो जाएंगे। और ये दोनों करने के बाद आप खुद क्वेश्चन लगाना किसी भी मोक में जाके, तो मोक में जाके आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको सारी सारी चीजें वहां पे दिख जाएंगी। आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई सही में ही आपने कंटेंट अच्छा दिया है। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।